ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बुलियन एक्सप्रेशंस देखी थी, बुलियन अलजेब्रा डिस्कस किया था। आज हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। ओके, फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। इसका फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। फर्स्ट लॉ ये है कि a प्लस बी, बुलियन अलजेब्रा में जो प्लस होता है वर्चुअली और होता है, और ऑपरेटर होता है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। क्या मतलब है इसका? सर ए और बी इक्वल टू बी और ए। जी क्या एप्लीकेशन है इसकी? क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक और गेट है, आपने उसकी इनपुट पिन नंबर 1 के ऊपर आपने ए कनेक्ट कर दिया और सेकंड पिन के ऊपर इनपुट बी कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो इक्वल होगी अगर मैं इसी और गेट की पिन्स को चेंज कर लूँ, पिन नंबर 1 के ऊपर बी अटैच कर दूँ और पिन नंबर 2 के ऊपर ए अटैच कर दूँ। इक्वल होंगी। इसका मतलब यह है कि आप और गेट की किसी भी पिन पर कोई भी इनपुट अटैच कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पिन नंबर 1 के ऊपर आपने इनपुट 1 यानी कि वेरिएबल जो ए है वो अटैच करना है, पिन नंबर 2 के ऊपर वेरिएबल बी अटैच करना है एंड सो ऑन। अब किसी भी इनपुट पिन के ऊपर जो भी और गेट आपको आईसीएस की फॉर्म में मिलेगा उसकी पिन्स होंगी, आप किसी भी पिन के ऊपर कोई भी इनपुट अटैच कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसका ये मतलब है ए प्लस बी करें, फिर उसके बाद शफल कर दें इनपुट्स को। एन इनपुट्स हैं ए बी सी, पहले आपने ए कनेक्ट किया, ए बी सी इस ऑर्डर में कनेक्ट किया, फिर आपने सी ए बी इस तरह कनेक्ट कर दिया। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो और गेट है, कोई भी इनपुट किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ आइए? यस सर। ओके, इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ का, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। Boolean multiplication that is done through AND gate. A into B is equal to B into A. A into B is equal to B into A. वाईफाई चल रहा है? जिन्होंने नेटवर्क स्विच करवाया जिसकी वजह से ये इंटरप्शन आई है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ तो उन्होंने कहा कि आप नेटवर्क चेंज करें, तो जिस वजह से इंटरप्शन है। ओके, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस Yes, सर। sir. सर ये
सर ये मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू पी ए का होता है। हाँ देखें, मल्टीप्लिकेशन हमने बूलियन मल्टीप्लिकेशन है, थ्रू एंड गेट करेंगे। ए एंड बी कनेक्ट कर दिया हमने एक एंड गेट को, और फिर हमने उसी एंड गेट की जो इनपुट्स थी वो स्वैप कर दी, यानी कि जहाँ पर ए कनेक्टेड था वहाँ पे बी कनेक्ट कर दिया, और जहाँ बी कनेक्टेड था वहाँ पर ए कनेक्ट कर दिया। रिजल्ट सेम मिलेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये पहला हमारा लॉ था बुलियन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें हमने एडिशन के लिए देखा कम्यूटेटिव लॉ, और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा। इसका मतलब ये है कि और गेट की किसी भी पिन के ऊपर कोई भी इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं आप। 10 इनपुट्स हैं, कोई भी इनपुट कहीं भी लगा दें, अगर आपने उन तमाम 10 इनपुट्स को अगर और करना है तो कोई भी इनपुट कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। और इसी तरह एंड गेट है, तो एंड गेट में भी आप कोई भी इनपुट किसी भी एंड गेट की पिन के साथ अटैच कर सकते हैं। ये समझ आइए? यस सर। ओके, नेक्स्ट लॉ है, जी बताएंगे? आपने ये कहीं ना कहीं पढ़े होंगे सेट्स में या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ये भी पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं। तो एडिशन के लिए अगर 3 इनपुट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अब आप इन दोनों में से, अब जाहिर है 2 इनपुट और गेट है आपके पास, 3 इनपुट हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 इनपुट एंड गेट है और गेट है, तो आप कोई सी दो पहले सम कर लें और कर लें, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें तीसरी इनपुट को और कर लें। ये इक्वल है अगर मैं a प्लस बी को और कर लेता हूँ और रिजल्ट के अंदर c ऐड करता हूँ, ये इक्वल है। मतलब कि अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो बी सी एंड देन और ए, ये इक्वल होगा अगर मैं ए और बी को और कर लूँ और फिर जो रिजल्ट आए उसमें सी ऐड करके सी को भी ऐड कर, तो ये दोनों इक्वल है सर्किट्स। तो एसोसिएटिव लॉ एडिशन होल्ड करता है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है यहाँ पर। कि a इंटू बी इंटू सी करना है, आपके पास 3 इनपुट एंड गेट नहीं है, तो आप कोई सी 2 इनपुट्स पहले एंड कर लें, उसके रिजल्ट में फिर तीसरी इनपुट अटैच करके पहले ए बी और सी को एंड कर लें, और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के साथ ए को एंड कर लें। ये इक्वल होगा अगर आप ए और बी को एंड कर लेते हैं और रिजल्ट में फिर सी को एंड करते हैं। लाइक यानी कि आप बी और सी को एंड कर लें पहले, और फिर जो उसका रिजल्ट आए उसके साथ ए को ऐड कर लें। दिस वुड बी इक्वल टू अगर आप ए और बी को पहले ऐड कर लेते हैं और रिजल्ट में आप सी को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों सर्किट्स बराबर हैं। तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। तीसरा लॉ कौन सा है, कौन सा पढ़ा हुआ है आपने? सर इनवर्स लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आगे चल के यूज होने हैं, हम अपनी बुलियन को मिनिमाइज करेंगे।
सॉल्व करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट a into b plus c इज इक्वल टू, अगर मैं इस a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इस a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम कहीं भी अगर इस तरह की एक्सप्रेशन आ रही है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब ये इसमें देखें, जैसे हमारे पास मैं अगर इसको बनाऊं बी और सी, बी और सी, और एंड हो रहा है साथ में ए, दिस सर्किट इज इक्वल टू, अगर मैं ए और बी को पहले एंड कर लेता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं ए और सी, ए अगर सेम है तो ये अच्छी अप्रोच है कि आप कॉमन इनपुट कॉमन रखें एंड सी और इनको और करें। ये दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट है, इन दोनों सर्किट्स की सेम आउटपुट आएगी। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 लॉज हमने देख लिए बुलियन अलजेब्रा के, commutative law for addition and multiplication, then associative law for addition and multiplication, and distributive law। 3 लॉज हमने देख लिए हैं। अब कुछ बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं वो हम देखते हैं। ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, प्लस मैं बुक रेफरेंस भी एट द एंड दूंगा। कुछ रूल्स हैं बुलियन अलजेब्रा के, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। 12 रूल्स हैं। ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज करने की जरूरत क्यों पेश आएगी? एक काम, एक सर्किट 30 गेट्स पर मुश्तमिल है, हम उसकी बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हम ऑप्टिमाइज करें तो वही सर्किट हो सकता है 10 गेट्स पर आ जाए, यानी कि हम उसको 10 गेट्स इंप्लीमेंट कर सकें। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी सर्किट की। तो इसलिए हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं। पहला रूल है, बहुत आसान से हैं, बहुत सिंपल है, आपको आते होंगे ये, लेकिन मैंने तो कवर करने हैं जी। ए कोई इनपुट है ए, अगर उसमें मैं और कर दूं साथ 0 तो क्या होगा? मीन्स के ये और गेट है, इनपुट ए को मैं और कर दूं 0 के साथ तो आउटपुट क्या आएगी? ए आएगी, क्योंकि ए अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 होगी, अगर ए 1 होगा तो आउटपुट 1 होगी, यानी कि आउटपुट ए पे डिपेंडेंट है, ए डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्या होगी। तो ए प्लस 0 इज ए। गुड। सेकेंड रूल इज ए प्लस 1। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। ए प्लस 1, अगर और गेट की कोई तो ये एक भी सर इनपुट यही 1 होगा। हो जाए, नहीं ए नहीं वन होगा। आएगा। उसकी रीजन ये है कि और गेट को देखें, और गेट की कोई एक इनपुट 1 हो जाए, बाकी इनपुट्स कुछ भी हों, जो ये आउटपुट वन है वो आएगी सर। इंस्टेंटली 1 हो जाएगी। तो इट इज ऑलवेज सर इक्वल टू 1 1। आएगी। इसका मतलब ये है कि बुलियन एक्सप्रेशन में कहीं भी आप a प्लस 1 देखें तो उसको 1 से रिप्लेस कर दें। कहीं भी a प्लस 1 देखें, a मीन्स वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, cd कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी आप वेरिएबल में 1 ऐड होता हुआ देखें तो उस पूरी टर्म को रिप्लेस करते हैं विद 1। इसका मतलब है कि आउटपुट यहाँ पर हमेशा 1 आएगी। द थर्ड रूल इज a
इंटू 0 मीन्स एक एंड गेट है, उसकी एक इनपुट 0 है और दूसरी ए है, तो आउटपुट क्या होगी? 0। अब एंड गेट की प्रॉपर्टी देखें, अगर एक इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट इंस्टेंटली 0 हो जाती है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो कोई भी वेरिएबल या पूरी टर्म 0 हो जाएगी अगर साथ में 0 एंड हो रहा है। तो फोर्थ रूल इज a इंटू 1। सर ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए जो ए की वैल्यू होगी सर वो आएगी। हाँ, अगर a 0 है तो आउटपुट 0 है, a 1 है तो आउटपुट 1 है। ओके, फिफ्थ रूल इज जी a प्लस ए, यानी कि एक और गेट है, उसकी दोनों इनपुट्स a हैं तो आउटपुट क्या होगी? दोनों 0 होंगी तो 0 और 0, दोनों 1 होंगी तो 1। तो 1 और 1, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? a। a प्लस ए इज इक्वल टू ए। अच्छा, वैसे होता तो आप क्या करते? 2a कर देते। अलजेब्रा होता तो आप इसे 2a कर देते, लेकिन बुलियन में एक्चुअली ये एडिशन जो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स और गेट, तो आपने उनको और कर लेना है। रूल नंबर 6 इज a प्लस ए बार। a प्लस ए बार सर आउटपुट ए बार आएगी। सोचिए सर 1 आएगा। कैसे? 1 सर, क्योंकि देखें ना, अगर वो ए अगर हमारे पास 0 है तो ए बार 1 हो जाएगा, तो एक भी और के अंदर एक भी 1 हो तो 1 आना चाहिए। इसी तरह इसका अगर हमारे मतलब है पास कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो सर और अगर गेट ए की 1 हो गया एक तो ए इनपुट, बार को 0 कर देंगे। हाँ देखें, ए या तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है। अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगी, अगर ए 1 है तो और गेट की एक इनपुट 1 है, यानी कि दोनों सूरतों में ए की वैल्यू 0 हो या 1 हो, दोनों सूरतों में और गेट की एक इनपुट 1 रहेगी, और गेट की एक इनपुट हमेशा 1 होगी दोनों सूरतों में, ए की वैल्यू 0 हो या 1 हो। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगी। दूसरी ये हो सकता है कि मैं ए को 1 रखूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, गेन आउटपुट 1 आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल ठीक हो टू गया 1। सर। ठीक है, यस सर। ओके। रूल नंबर 7 इज a इंटू ए। सर ए की जो वैल्यू होगी वो आएगी। जो भी ए की वैल्यू होगी वो होगी, ए 0 है तो आउटपुट 0, ए अगर 1 है तो 1। ओके, रूल नंबर 8 इज a इंटू ए बार। 0 a आएगी सर। इंटू ए बार जी 0 आएगी। यस सर 0। उसकी Yes, रीज़न sir. ये है यस सर 0 है। कि एक इनपुट हमेशा 0 रहेगी तो आउटपुट 0 आएगी। एंड द रूल नंबर इज 9 इज a डबल बार इज इक्वल टू a। मैंने लिख ही दिया, उसकी रीज़न ये है कि मैं अगर इन्वर्ट करूं, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट मींस नॉट गेट। ए को इन्वर्ट किया एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा इन्वर्ट किया, तो एक दफ़ा इन्वर्ट होने पर आउटपुट ए बार आई और दो दफ़ा इन्वर्ट होने पर डबल बार हो गई, यानी कि विच इज़ इक्वल टू ए। तो अगर डबल बार है तो आप उसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ए को इन्वर्ट किया फिर इन्वर्ट किया तो वो यही आ गया।
इवन नंबर ऑफ बार्स हो तो आप उनको सबको रिमूव कर सकते हैं। अगर ऑड नंबर हो तो फिर एक बार रह जाएगी, सब खत्म हो जाएंगी। ये बात समझ आइए? और क्या इवन नंबर है? सर ये तो बता दें। इसके ऊपर ए के ऊपर 3 बार्स हैं तो ये ए बार हो जाएगा। अगर ए के ऊपर 4 बार्स हैं तो ये एक्चुअली ए के बराबर है। इवन नंबर ऑफ बार्स हो, यानी कि इनकी तादाद इवन हो। इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, तो आप उन तमाम बार्स को कैंसिल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर में है तो फिर एक बार आ जाएगी आउटपुट के ऊपर, बाकी तमाम ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक बार रह जाएगी। एक्चुअली ये रूल नंबर 9 ही है जो अप्लाई हो रहा है। क्लियर? ओके यस सर। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल से थे। अब जो 3 रूल्स हैं ना, जो लास्ट 3 रूल्स हैं, ये थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा इन्हें समझ लें। रूल नंबर 10 इज ए प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होगा? ये बूलियन एक्सप्रेशन में बहुत कॉमन मिलता है। सर 1 के सर वन अगर का कॉमन, जो जब एंड लेंगे तो फिर उसको ए के साथ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से इसको सॉल्व करना है, मैंने इसे सिंप्लीफाई करना एक है, मैं इक्वल इसमें होगा अगर सर, एक हाँ इक्वल तो होगा। हाँ एक इक्वल होगा, लेकिन हमने उसको ड्राइव भी तो करना है ना, हमने उसको प्रूव भी तो करना है। अच्छा, 1 प्लस बी। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मेरी प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, मेरे साइड पर लाइट चली गई है। ओके, ए कॉमन लिया, 1 प्लस बी। ठीक है, अब 1 प्लस बी रूल नंबर 2, 1 प्लस ए प्लस 1 या 1 प्लस ए इज द सेम थिंग एसोसिएटिव लॉ के यस तहत। सर, ये 1 के और इक्वल आ जाएगी। हाँ, नाम तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। हियर इट इज बी, तो इसका मतलब है कि दिस इज 1, तो a इंटू 1, a इंटू 1 इज रूल नंबर 4, a इंटू 1 इज a इंटू 1 इज a, तो ये हो गया a। तो इसका मतलब है कि कहीं भी आपको इस तरह की एक्सप्रेशन नज़र आए, नाम कुछ भी हो वेरिएबल्स के, यानी कि आपको इस तरह नज़र आ जाए x प्लस एक्स वाई, तो तब भी आप उसको x लिख देंगे, यहाँ पर a आ जाएगा। तो a प्लस ए बी इज इक्वल टू a। कि नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, that is a plus a bar b। जी ये बताएं। सर मैं इसमें कॉमन नहीं ले सकता, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड ये करके भी सॉल्व है। करने की कोशिश करता हूँ। ये भी है। यस सर। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंड करते हैं इसे। एक्सपेंड सिर्फ प्रूव करवाने के लिए मैं इसे एक्सपेंड करूँगा, वरना तो आप जस्ट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जहाँ भी आपने अप्लाई करना होगा। ओके, मैं इस a को रिप्लेस कर रहा हूँ विद a प्लस ए बी। ये टर्म वैसे ही आ गई, प्लस a बार b। फिर मैंने ये काम किया, इस a को फर्दर लिख दिया डबल a। एक ही बात है ना, a इंटू ए इज ए।
ओके, बाकी सब वैसे ही आ गया, प्लस ए बी प्लस ए बार बी। फर्दर कुछ नहीं हो सकता, मैं इसमें 0 ऐड करता हूँ, 0 ऐड करता हूँ और मुझे पता है कि a इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 है। a इंटू ए बार इज 0, मुझे अभी रूल से ही पता लगा है ना, दिस रूल, ये रूल नंबर 8 से पता चला है कि a इंटू ए बार इज 0। तो मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ a इंटू ए। ओके, तो मेरी एक्सप्रेशन बन गई a इंटू ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी प्लस a इंटू ए बार। अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, यस सर। सर एक इन दोनों में से कॉमन लूँ a और इन दोनों में से कॉमन लूँ ए बार, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे। तो इधर से a कॉमन लिया, a प्लस बी आ गया ब्रैकेट में, और यहाँ से a बार कॉमन लिया तो ये आ गया a प्लस बी। तो फैक्टराइजेशन में जब आप फैक्टराइज करते थे तो हम लिख सकते हैं a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस तो सर। a प्लस ए बार इज 1 1 इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू a प्लस बी। तो मैंने ऐसे में कलर डिफरेंट यूज़ किए हैं तो इजीली आप समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह एक्सपेंड किया। इस a को a प्लस ए बी लिखा, फिर a को फर्दर एक्सपेंड करके a इंटू ए लिख दिया, उसके बाद इसमें 0 ऐड किया। 0 ऐड करने के बाद मैंने 0 को इस रूल के तहत, रूल नंबर 8 के तहत 0 को a इंटू ए बार से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद मैंने फैक्टराइजेशन की, जिस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं, जिस तरह हम कॉमन लेते हैं, बिल्कुल वैसे करके तो मेरे पास जो एंड रिजल्ट आया वो आया a प्लस बी। तो कहीं भी आप बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर a प्लस ए बार बी देखें या किसी और नाम से यही एक्सप्रेशन देखें तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एस ए प्लस बी। सर रोल नंबर 1 से दोबारा रिपीट कर सकते हैं? रूल नंबर वन जो है ना, ये जो मैंने अप्लाई किया है कि ए को रिप्लेस किया ए प्लस ए बी से, ये तो ये रूल है ना कि अगर ए लिखा हुआ था तो मैं उसको ए प्लस ए बी लिख सकता हूँ, ए प्लस ए जी लिख सकता हूँ, ए प्लस ए एक्स, कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो मैंने रूल नंबर 1 ये अप्लाई किया है, ए को रिप्लेस कर दिया है ए प्लस ए बी से, और फर्दर उसमें जो ए था उसको मैंने डबल ए से रिप्लेस कर दिया, ए इंटू ए से रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने उस पूरी एक्सप्रेशन में 0 ऐड किया, क्योंकि 0 ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं है। 0 ऐड किया और 0 ऐड करने के बाद उस 0 को रिप्लेस कर दिया ए इंटू ए बार से, क्योंकि वो भी मेरे पास रूल है, रूल नंबर 8। मेरी अटेंडेंस लगा दी, मैं जरा 10 मिनट लेट आया। बेटा अटेंडेंस का जो भी इश्यूज है ना वो सर क्लास मेरी के भी एंड लगा पे दे, डिस्कस मैं कीजिए, अभी मैं 5 क्लास मिनट के लेट आया एंड पर, काइंडली क्लास के था। एंड मेरा पर। तो लग गया अटेंडेंस था। नहीं लगी, अभी नहीं बेटा लगी। इंटरप्ट ना करें पूरी एक्सप्रेशन क्लास की को। समझ नहीं अगर लगी आपका सर। अटेंडेंस का इशू है, जो अटेंडेंस के इश्यूज हैं सर ये आप स्टार्टिंग लास्ट वाला में कीजिएगा। आपने, सर 10th वाला रूल कौन सा है, ये आपने किस तरह इक्वल लिया है, ये जरा फिर बता देंगे? सर नेट ड्राइव काइंडली हुआ कैसे है नेट का इशू है। ये जी सर, ये देखिए, वाला। ठीक है। तो ए कॉमन लिया, 1 प्लस जी बी, सर।
ठीक है, तो अब 1 + b ही होता है 1 के इक्वल। कैसे? ये रूल है हमारा ये वाला, a + 1 या 1 + a सेम थिंग इज इक्वल टू 1। और ऑपरेटर साइड, जी सर। जी, तो इसलिए हमारे पास a आ गया। तो जहाँ a हो वहाँ मैं a लिख सकता हूँ। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो एक्चुअली ये है रूल नंबर 10। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज रूल नंबर 10। ठीक है, और दिस इज रूल नंबर 8 और दिस इज रूल नंबर 7। और दिस इज रूल नंबर a + a bar is 6। फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें, अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई ना हो रही हो तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करके फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो ये डायरेक्टली तो सिंप्लीफाई नहीं हो रही थी, थोड़ा सा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके फिर इसको सिंप्लीफाई किया। क्लियर है? आगे चलें। जिनका अटेंडेंस का इशू है वो खामोशी से बैठे और लेक्चर सुने, एट द एंड मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, फिक्र ना करें। सर वैसे ये एक्सप्रेशन हमने क्यों मतलब फाइंड आउट की है? ये इसलिए हम फाइंड गेट आउट की है, ये इसलिए हमने किया है कि कहीं भी हमें a + a bar b नज़र आए तो हम उसको a + b से रिप्लेस कर दें। उससे क्या होगा, हमारी जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज होगी तो नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखें इसमें इसमें कितने गेट यूज़ हो रहे हैं, कितने गेट यूज़ हो रहे हैं? एक, पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा एक गेट, फिर उसको एंड करूँगा b के साथ दूसरा गेट, फिर और करूँगा 3 गेट। इसमें 3 गेट्स Yes, यूज sir. हो रहे हैं। ठीक है, 3 गेट्स यूज हो रहे हैं। और इसमें कितने गेट यूज हो रहे हैं? 1। तो 2 गेट्स मैंने बचा लिए ना थोड़ी सी एफर्ट करके। तो Yes, ये sir. तो एक छोटी सी एक्सप्रेशन थी। अगर सर्किट जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, तो मैं ये एफर्ट करके उसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो जो भी हम ट्रुथ टेबल से लास्ट लेक्चर जो कि हमारा क्लास में हुआ था, उसके अंदर हमने कम्बिनेशनल डिज़ाइन किया था, कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन किया था, उसमें पूरा फ्लो देखा था हमने, ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया। अब ट्रुथ टेबल से जो एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट होती है वो ऑप्टिमाइज नहीं होती, उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अगर मैं उसी को बना दूंगा तो नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा यूज होंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एफर्ट कर लूँ उसको ऑप्टिमाइज करने की, तो उससे मैं अपनी कॉस्ट कम कर सकता हूँ सर्किट की, नंबर ऑफ गेट्स की फॉर्म में जो है नंबर ऑफ गेट्स कम कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये रूल्स, यही 12 रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे। तो हमने 11 रूल्स देख लिए हैं, तो 12वां रूल हम अभी देखेंगे। सर अगर एक ही जगह हमने b की वैल्यू रखी होती तो b + b इस तरह रखना था कोई टर्म? हाँ, मतलब कि इस तरह की कोई भी नाम कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सर अगर इस इस तरह फॉर्म का एक में है। और क्वेश्चन करवा सकते हैं अभी? अभी तो आप रूल्स सीखे ना, रूल्स पढ़ लें उसके बाद। सर ये फर्दर एक्सप्लेन नहीं हो सकता? a + b को आप फर्दर नहीं कर सकते सिंप्लीफाई। सर जो a + a हमने आगे पुट किया है पहले रूल नंबर 5 में, सर वो नहीं लग सकता, वो नहीं लग सकता a + b की जगह? a + b की जगह तो नहीं आप लगा सकते ना, b सेपरेट वेरिएबल है। a + a होता या b + b होता फिर तो था,
अब देखें दो वेरिएबल, दो इनपुट्स हैं, ये एक्चुअली दो इनपुट्स और हो रही हैं, इनको मैं कैसे और होने से बचा सकता हूँ? मैं इसे फर्दर क्या करूँ कि ये और ना हो? ये एक वेरिएबल पे तो नहीं ला सकता ना मैं इसे। जी जी ठीक हो गया। ठीक है, एक हद तक आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर फर्दर ऑप्टिमाइज होना बंद हो जाएगा। अच्छा, आपने यही जो रूल्स है ना ओके 12, यही अप्लाई करने हैं। अगर ये अप्लाई हो रहे हैं तो फाइन, अगर ये अप्लाई नहीं हो रहे तो लीव इट, छोड़ दें। आगे चल के हमारा एक मेथड है बहुत ही मतलब कि बहुत ज़बरदस्त मेथड है, नोन एज के मैप। उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जितनी चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है, वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ओके, आगे चलते हैं। रूल नंबर 12, लास्ट रूल है। a plus b and a plus c जी। इसको सिंप्लीफाई करना है। सर इस दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर ले, मतलब ए को पहले ए के डिस्ट्रीब्यूटिव साथ, लॉ, ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला काम ये करना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अब वो जो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब कैसे? ए को आपने इस ए से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ए को इस सी से किया, देन बी को ए से किया, और फिर बी को सी से किया। तो इसको हम लिखते हैं ए इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली एंड है। बूलियन मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेशन है। बूलियन मल्टीप्लिकेशन जो है वो एंड ऑपरेशन है, तो ये ए स्क्वायर नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस सर ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है हाँ चीजें ये। कोई फर्क नहीं। एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ, ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप, एक कन्वेंशन है कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखें वेरिएबल्स को, तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। कहीं अगर एक्सप्रेशन में ए बी आ रहा है और बाद में बी ए आ रहा है तो आप उससे कंफ्यूज होंगे, आप समझेंगे कि शायद, मतलब कि लगेगा कि ये शायद दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो बेहतर है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ओके उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। जैसे ए बी, ओके। एक्चुअली तो ये बी ए बन रहा था, लेकिन मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिख दिया, ए बी प्लस बी सी। चलें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, ये एक्सपेंड हो गया। अब बताएं क्या करूं, कौन सा लॉ लगाऊं? अब इस पर देखें, इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए से। ए से, तो मैं रूल Yes, नंबर 7, आपको याद नहीं होंगे, आप तो देख लेंगे ना पीछे से कौन सा रूल है। रूल नंबर 7 क्या है कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो दिस विल बिकम ए। तो एक्सप्रेशन बन गई ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब मुझे नेक्स्ट बताएं। सर ए और ए बी जो था वो अगर एक साइड पे कर ले तो इक्वल टू ए आ जाएगा। हाँ, रूल नंबर 10,
रूल नंबर 10 दिस a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पर रूल नंबर 10 अप्लाई कर रहा हूँ। रूल नंबर 10 किस पर? इस पर। तो a प्लस ए सी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ये फर्दर सर ए हो जाएगा, ए प्लस ए बी वाला। ये फर्दर हो जाएगा ये, दिस वन अगेन Yes, रूल sir. नंबर 10, रूल नंबर 10, तो दिस विल बिकम ए प्लस बी एंड सी। फर्दर हो रहा है कोई रूल अप्लाई? तो फर्दर फिर यही होगा। नहीं हो ये रहा हो ना, रहा है। वो इधर ए होना चाहिए। ए कौन सा है? यस सर, बी है। नहीं, ए प्लस ए सी होना चाहिए था, यहाँ पर ए नहीं है। यहाँ पर या तो ए बार होना चाहिए था, या यानी कि ए की कोई टर्म होनी चाहिए थी, नहीं है हो सकता। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया ए प्लस बी सी। ये 12 रूल्स जब आपको याद होंगे ना, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। सर वो जहाँ सिंपल तक से मतलब रूल, सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकते हैं वहां तक हमने जाना है। हाँ वहां तक आपको बता दिया जाएगा कि अप टू दिस नंबर ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं वो आगे चल के देखेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको उस फॉर्म में लाना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने इतना सिंप्लीफाई करना है, अप टू दिस एक्सटेंट। सर मीन टू से कि राइट हैंड साइड आपने दी होगी, हमने उसको प्रूव करना लेफ्ट में। हाँ हाँ, इस तरह का समझ लें आप। एक्चुअली 12 रूल जब आप अप्लाई करेंगे ना, ये आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, या क्विकली कर देंगे इंशाल्लाह। सर इनकी स्लाइड ये जो आपने बनाई है ये शेयर कर दो। हाँ, मैंने ये पहले ही बता दिया था कि मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास होगा, प्लस बुक रेफरेंस भी दूंगा, नो प्रॉब्लम। इसकी बेफिक्र हो जाए इस हवाले से। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब 3 लॉज देख लिए, 12 रूल्स देख लिए। अब एक थ्योरम देखेंगे, बहुत सिंपल सा थ्योरम है। आप सबको अपने नाम सुना होगा उस थ्योरम का, डी मॉर्गन्स थ्योरम। बस उसके आज 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे और हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो अब तक क्लियर ना हुई हो? नो सर, क्लियर है। नो सर। गुड। फ्लाइट की बुक है, मैंने अगर आप पोर्टल पे जाएं तो वहाँ पे मैंने वेब रिसोर्स के अंदर एक लिंक शेयर किया हुआ है, और वही लिंक मैंने अनाउंसमेंट में भी डाला हुआ है, फर्स्ट अनाउंसमेंट है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन, गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे 3 बुक्स पड़ी हुई हैं। जी सर, तीनों ही डाउनलोड कर ली थी हमने। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। उसमें एक बुक, 2 है मॉरिस मैनो की, और एक है फ्लॉयड की। फ्लॉयड की बुक ज़रा कलरफुल है, तो हम फॉलो कर रहे हैं फ्लॉयड की बुक को। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी अगर आ जाएं तो ये मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ। वैसे तो आप चैप्टर नंबर 4 में देख लेंगे, दिस इज सेक्शन 4.2। सेक्शन 4.2 है। इसकी हेडिंग में लिख सकते हैं आप, इसका नाम इस तरह लिख दीजिएगा प्लीज। कौन सी हेडिंग में लिख दूँ? जी सर, इसकी हेडिंग में लिख दीजिएगा फाइल की। ओके, मैं फिर स्लाइड अपलोड करूंगा ना ये वाली, तो फिर मैं इसके जो फर्स्ट स्लाइड होगी उसमें बुक रेफरेंस लिख दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो जो कुछ ये मैंने करवाया अब तक, ये सारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर मौजूद है, तो आपको चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करना है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो लॉ हमने थ्योरम हमने करना है, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम।
डी मॉर्गन थ्योरम है कि अगर होल बार है दो वेरिएबल्स के ऊपर x एंड y, a एंड b, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं या n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, दो के लिए हम देख लेते हैं, वो n के लिए भी वैलिड है। अगर इनके ऊपर होल बार है, इन दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये बार x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी है इंडिविजुअली, और इन दोनों के दरमियान कोई ऑपरेटर भी होगा। x और y क्या हो रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एंड प्लस का, एडिशन का, बुलियन एडिशन का। तो एक्चुअली ये बुलियन एडिशन का जो ऑपरेटर है उसके ऊपर भी बार है, ये तीनों के ऊपर बार है। ये जो बार है ये तीनों के ऊपर है। अब x बार को तो आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते, वो तो x बार ही रहेगा। y बार है वो भी y बार ही रहेगा। लेकिन ये जो ऑपरेटर के ऊपर, एडिशन के ऊपर बार आया, जब बार को रिजॉल्व करेंगे दिस विल बिकम एंड। द सेम वे अगर जी सर। एंड के ऊपर बार हो तो अगर बार को रिजॉल्व करें तो दिस विल बिकम और, या एडिशन। एडिशन मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाएगी। बुलियन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर बुलियन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बार आ गई है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है उसके ऊपर बार है, तो जब उस बार को रिजॉल्व करेंगे तो वो एडिशन बन जाएगा, एडिशन ऑपरेटर बन जाएगा इस तरह। तो दिस विल बिकम x बार इंटू नो इंटू नहीं, इन दोनों के, सॉरी ये प्लस क्यों आ गया, यहाँ तो डॉट था, ये तो एक्चुअली डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर भी वो बार है। तो दिस विल बिकम प्लस y बार। अब ये दोनों सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाला x y बार, ये इक्वल होगा इस सर्किट के। ये दोनों सर्किट इक्वल है। जी सर, समझ आ गई। समझ आ गई। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, वो भी यही है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर x प्लस वाई होल बार है, तो इसका मतलब ये है कि x के ऊपर भी बार है, प्लस के ऊपर भी बार है, और y के ऊपर भी बार है। तो x बार तो रहेगा, ये प्लस के ऊपर बार है, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम मल्टीप्लिकेशन y बार। तो ये सर्किट एक्स वाई, ये जो सर्किट था ये बन गया है ये दोनों बराबर है। तो डी मॉर्गन थ्योरम कहाँ अप्लाई करने हैं, जहाँ भी होल बार हो, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन है और उसके ऊपर दो वेरिएबल्स या n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर होल बार है, तो वहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब एक तो एग्जांपल्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जी आगे चलें। यस सर। ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि a प्लस
बी सी और सी के ऊपर बार है प्लस डी एंड ई प्लस एफ और एफ के ऊपर बार है, इस पूरे के ऊपर एक बार है और इधर ई और एफ के ऊपर बार है और एक बार जो है वो इन पूरे के ऊपर है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, ये बार्स को रिमूव करना है। दो तरीके हैं, आउटर मोस्ट बार को ब्रेक कर लें, वहां से सॉल्व करने शुरू करें, आउटर मोस्ट बार जो है उसको ब्रेक कर लें या इनर मोस्ट को ब्रेक कर लें, इट्स अप टू यू। अब कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है आपने, अगर आपने ठीक अप्लाई किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आउटर मोस्ट बार से स्टार्ट कर रहे हैं या इनर जो होल बार है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सर जब आउटर मोस्ट बार को खत्म करेंगे तो ये जो इनके ऊपर इनर बार है ये डबल हो जाएंगे? हाँ, ये डबल हो जाएंगे, इनर से कर लें आप, मतलब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये डबल हो जाएंगी। ये इस टर्म को आप एक टर्म ले लें, इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो x बार हो जाएगा, y बार हो जाएगा जब आप ये ब्लू बार को खत्म करेंगे। तो बार बार से खत्म हो जाती है सर? हाँ खत्म हो जाती है, वही तो मैंने पहले बताया है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, हाँ रूल नंबर 9 था ही है। कि इवन नंबर ऑफ बार्स होंगी तो खत्म हो जाएंगी, ऑड नंबर ऑफ बार्स होंगी तो वैसे सिर्फ एक बार रह जाएगी। एक बार रह जाएगी सर। तो अगर मैं इसको आउटर मोस्ट बार को अगर मैं करूं सॉल्व, तो दिस विल बिकम ए प्लस, मुझे कलर ब्लैक ही रखना चाहिए, मुझे कलर जो है वो ब्लैक ही रखना चाहिए। ओके, ए प्लस बी सी बार। अब ये जो ब्लू वाली है ये इसके ऊपर भी तो है ना, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बार डी ई प्लस एफ बार और दिस बार अपनी जगह, ये बार अपनी जगह, और इसके ऊपर ये ब्लू बार इसके ऊपर भी आ गई और इस पूरे के ऊपर भी आ गई। ये हम आउटर मोस्ट बार को से स्टार्ट किया हमने, अब इनर बार से स्टार्ट कर लें, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों बार कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी? यस सर। ये रेड और ब्लू इस साइड पे, तो ये तो टर्म आ जाएगी ऐसे ही, ए प्लस बी सी बार, ठीक। डी के ऊपर ही तो रहेगी। अब इसको भी तो ब्रेक करें ना, डी के ऊपर रहेगी, तो इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बार प्लस ई प्लस एफ के ऊपर बार थी और एक रेड बार अपनी जगह है और एक ब्लू बार आ गई। ब्लू तो ये ब्लू बार और रेड बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी? यस सर। यस सर। गुड, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी सी बार इंटू डी बार प्लस ई प्लस एफ बार।
सर डी के साथ प्लस कैसे है? हाँ वो तो इसके ऊपर भी तो था ना, यहाँ पे जो ऑपरेटर है इन दोनों के दरमियान, डी और ब्रैकेट के दरमियान में एंड है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ओके सर। जी 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 बुलियन समझ गए सर। मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिसको एंड कहते हैं, हम एंड ऑपरेशन कहते हैं। बुलियन मल्टीप्लिकेशन इज द एंड ऑपरेशन एंड बुलियन एडिशन इज और ऑपरेशन। ओके, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ये तो मैंने आउटर मोस्ट कॉमन बार को लिया था, अगर मैं इनर मोस्ट से रेड से स्टार्ट करूं तो वो भी इक्वली, अब वहां से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर ऑपरेटर चेंज नहीं होंगे? हुए हैं ना, जहां हो रहे थे वहां पे कर दिया मैंने। कौन कौन से ऑपरेटर चेंज हुए हैं देखें, यहाँ पर ये ऑपरेटर चेंज हुआ है, ये ऑपरेटर चेंज हो गया, ये एडिशन था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ पे डॉट था वो ये बन गया। ओके। दो जगह ऑपरेटर चेंज हुए। ऑपरेटर कब चेंज होगा? जब ऑपरेटर के ऊपर बार आएगी। जब ऑपरेटर के ऊपर बार आएगी तब ऑपरेटर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। सर ये ई प्लस एफ बार वाला ऑपरेटर क्यों नहीं चेंज हुआ? ई उसके प्लस ऊपर एफ भी तो बार का इसलिए नहीं हुआ कि हमने बार को बार से कैंसिल कर दिया, हमने बार को रिजॉल्व नहीं किया। ओके बार बार से कैंसिल आउट हो गई है। सही। डबल बार इज इक्वल टू ए, डबल बार इज इक्वल टू ए, रूल नंबर 9। यस सर। यस सर। सर अटेंडेंस लगा दें प्लीज। और लग जाएगी भाई, अटेंडेंस लग जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी ना पहले भी 2 एब्सेंट लगी थी इसकी वजह से कि मैं यार ये क्लास में अटेंडेंस लगी किसी नहीं। की अभी तक नहीं हुई, अटेंडेंस लग जाएगी, आप बेफिक्र हो जाओ। ओके अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने उसको सॉल्व करना है, मैं एक सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इट्स अ क्लास एक्टिविटी, ये कोई क्विज नहीं है, ठीक है, क्लास एक्टिविटी है, इसमें आपने डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है आपको। जो आपको समझ आया है डिमॉर्गन्स थ्योरम से सिर्फ, तो वो आपने डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने पेपर पे सॉल्व करके इसकी पिक्चर लेकर, मैं भी सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ, आपने वहां पर सबमिट करवा देना। ओके तो सर। टेक योर टाइम, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम आपने अप्लाई करना है। ए प्लस बी then C bar D bar plus E plus F बार, इस पूरे के ऊपर सिर्फ एक ही बार है दिस, ठीक है। दिस इज द क्लास एक्टिविटी, ये आपने सबमिट करवानी है, मैं भी सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक ही बार है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ एक बार है। मैं भी ले लेता हूँ, इसके ऊपर सिर्फ एक बार है, तो इसको आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है। मैं सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में टेनिस ले रहा हूँ।
वालेकुम सलाम। क्विज में सर जिनका हो गया वो जा सकते हैं।
सर सबमिशन कहाँ बनी हुई है? अटेंडेंस लगा दें। 3 से ही हुई है सबमिशन क्रिएट। सर आप क्लास लीव कर सकते हैं। यार अटेंडेंस हो गई है तो बताओ यार, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं अटेंडेंस नहीं अभी हुई, तो सर ने शायद डाउनलोड कर ली हो शीट से। यार भाई चैट में ग्रुप एक लिंक सेंड किया ग्रुप का डीएलडी का, ये सारे ज्वाइन कर लें भाई। अब भाई वो तो आगे बना हुआ है डीएलडी का ग्रुप। यार तुम मुझे ऐड कर दो उसमें, मुझे पता ही नहीं। नंबर बोलो, नेम और नंबर। 0322 ग्रुप में लिख देता हूँ मैसेज, मैं मैसेज कर देता हूँ। सर अटेंडेंस लगा दें। यार वो क्या नाम भाई का, भाई मैंने नंबर सेंड कर दिया, लड़के भी कर रहे, जो कर रहे हैं उनको ऐड कर दिया ग्रुप में, ठीक है। क्या नाम मोहम्मद। ओके भाई मैं वेट कर रहा हूँ ऐड होने का। अली नवाज कैसे यार, रिप्लाई नहीं करते आप? यार मेरी अटेंडेंस तो लग जाए फिर रिप्लाई भी करते हैं यार। सर अटेंडेंस लगा दें भाई। अली भाई फीस जमा हो गई आपकी? हाँ जी होगी भाईजान।